हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ तू जिंदगी की कहानी का अध्याय 4 लेकर। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। मेरे प्यारे पापा, पहले माफ़ी मांगती हूँ कि यहाँ आने के बाद आपसे बात नहीं हो पाई। अचानक से जिंदगी इतनी बदलने लगी है कि मैं थोड़ी घबरा गई थी। आपको तो पता है कि कितना डर लगता था मुझे यहाँ आने में, और जब स्टेशन पर मुझे कोई लेने नहीं आया तो लगा था वापस चली जाऊं। पर ऐसे में अचानक अरमान कहाँ से आ गया और मुझे बचा लिया। आज भी अगर अरमान न होता तो न जाने क्या होता। मैंने अच्छा किया ना पापा, प्रिंसिपल सर को सब सच बताकर। आप भी तो चाहते थे कि आपकी सोनी बहादुर बने, पर आपके जाने के बाद मेरी दुनिया तो सिर्फ मम्मा और दादी थी। अचानक यहाँ इतने लोगों के बीच घबरा गई थी। सिद्धांत कुछ अजीब लगा था शुरू में, पर बुरा नहीं है, दिल का साफ है। पता है पापा, आज आंटी को कॉलेज की बातें उसने बताई और आंटी उस पर कितना नाराज हुई। जब उन्होंने कहा कि तुझे शिल्पा का ख्याल रखना है तो सिद्धांत ने पूछा कि मुझे बॉडीगार्ड की जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी, तो आंटी उसके पीछे बेलन लेकर दौड़ी। सिद्ध बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था और आंटी उसके पीछे दौड़ रही थी। मुझे इतनी हंसी आई कि मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब ठीक हूँ पापा। मुझे उस अरमान की थोड़ी चिंता है। अगर विवेक बदला लेने की सोचे तो क्या होगा। वो बहुत अच्छा है, पर पता नहीं क्यों हरदम बहुत गुस्से में रहता है। मुझे उसे देखकर थोड़ा सा डर लगता है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं पापा। मेरा यहाँ मन लग गया है। अब आपकी सोनी दिल लगाकर पढ़ेगी और आपका नाम रोशन करेगी। आपकी सोनी। क्या कर रही हो? सुनते ही शिल्पा ने झट से डायरी बंद की और देखा सिद्धांत कमरे से झांक रहा था। शिल्पा ने झट डायरी पीछे छुपाई, पर सिद्ध ने नज़र को वो छुपी नहीं। वह मुस्कुराते हुए शिल्पा को छूते हुए पूछा, अच्छा, तो छुप छुप कर अपने बॉयफ्रेंड को पत्र लिख रही हो? मुझे भी दिखाओ ना। सिद्ध ने स्पर्श करते ही शिल्पा के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। अब तक वह किसी भी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो कुछ नहीं। इतना भी क्या छुपाना, मैं मम्मा से नहीं कहूँगा यार। दिखाओ ना, कहते हुए सिद्ध ने शिल्पा के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, पर शिल्पा भी उसे छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी और छीना झपटी में वह अपना संतुलन खोकर फर्श पर फिसल गई और एक पल में ही दोनों जमीन पर थे। सिद्ध के नीचे शिल्पा दबी हुई थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही वह सिद्ध की आंखों में खो गई। एक पल के लिए जैसे वह सब कुछ थम गया। पर सिद्ध तुरंत उठ खड़ा हुआ और धीरे से बोला, सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? शिल्पा ना कहते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। एक क्षण पहले वह उसकी आंखों में खो गई थी। अब उससे नजरें मिलाना उसके लिए मुश्किल था। शिल्पा जब तैयार होकर सिद्ध के कमरे में आई तो उसे फोन पर सिद्ध को बात करते हुए सुनाई दिया, जो किसी को कह रहा था, अरे नाराज मत हो स्वीटहार्ट, मेरी मजबूरी जरा समझो। मम्मा की बात को मैं टाल नहीं सकता। और आज कॉलेज में जो हुआ वो भी तुम्हें पता है ना। वो लुच्चा विवेक जो शिल्पा के रूप में नई बकरी मिल गई है, तुम लोगों को छेड़ेगा तो जूते खाने पड़ेंगे उसे, पता है।
और अगर अरमान को पता चल गया तो मैंने शिल्पा को अकेला छोड़ा है तो मम्मा से पहले वो मेरा मर्डर कर देगा। और तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बस तुम बस कुछ दिन की बात है जान, शिल्पा सीख जाएगी कैसे मैनेज करना है। फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, शाम को मिलूंगा। अरे नहीं, शिल्पा को लेकर आने की जिम्मेदारी भी मेरी है। क्या करूं? सॉरी। हाँ शिल्पा, आप कॉलेज छोड़ दीजिए, मैं मुस्कान और सपना के साथ आ जाऊंगी। सिद इधर उधर देखते हुए पूछा, ये आप कौन हैं? शिल्पा जीभ काटते हुए बोली, सॉरी, आप नहीं तुम। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, थैंक गॉड। आप सुनकर लगता है जवान होने से पहले ही बुढ़ा हो गया हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। शिल्पा, पर तुम्हारी दोस्त नाराज हो जाएगी ना? सिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, उसे मनाना सिद्धांत मोदी के बाएं हाथ का खेल है। तुम उसकी चिंता मत करो। शिल्पा, मैं आ जाऊंगी मुस्कान सपना के साथ। अगर इस तरह डरती रहूंगी तो ये लोग और डराएंगे। सिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये बात तुमने सही कही है। पर लेट मत करना और मम्मा को मत बताना कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप नहीं किया है, वरना मेरा कत्ल कर देंगी वो। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, अब चलें, वरना लेट हो जाएंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद मुस्कान और शिल्पा ऑटो के लिए निकली, पर पता चला आज ऑटो स्ट्राइक है। सपना हताश स्वर में बोली, अब क्या करें? मुस्कान, तुझे कितनी बार कहा है सपना कि स्कूटी चलाना सीख ले, आज ये प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? शिल्पा ने पूछा, क्यों, तुम्हें आती है? मुस्कान मुस्कान ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स शिल्पा, मैं पंजाब की शेरनी हूँ। मैं जब 5वीं में थी तभी सीख ली। अब तक तो इस मोटी को अपने साथ लेकर आती थी, पर आज जब तूने बताया कि तू भी आएगी तो मैंने स्कूटी घर पर छोड़ दी और ऑटो से आ गई। पर अब अचानक ये हड़ताल क्यों हो गया? सपना उसे घूरते हुए बोली, तूने मुझे मोटी कहा? मुस्कान उसकी ओर देखते हुए कहा, तो और किसे कहूंगी? खुद को देखा है कभी आईने में? दिन व दिन फूलती जा रही है। इस पर शिल्पा को देख, क्या फिगर है। लड़के तो क्या, लड़कियां भी फिदा हैं इस पर। शिल्पा मुस्कुराती हुई बोली, कुछ भी बोलती है मुस्कान। मुस्कान ने आंखें मारते हुए कहा, सच्ची यार, मैं हरदम सच बोलती हूँ। सपना गुस्से से बोली, अच्छा अच्छा, मैं सीख लूंगी स्कूटी, पर अभी क्या करूं? बता सच्चाई की देवी। मुस्कान ने ठहाका लगाते हुए कहा, वैसे भी तू स्कूटी चलाएगी तो रोज टायर पंचर होंगे। इतना सुनते ही सपना गुस्सा होकर उसे मारने को दौड़ी और मुस्कान उसे बचाने के लिए भागी। तभी एक कार काफी तेज रफ्तार से आते हुए मुस्कान को लगभग टक्कर मारते हुए जोर से चीखते हुए रुक गई और उन्हें किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मरने का इरादा है क्या? शिल्पा, जो मुस्कान को गिरते देखकर और कार को उस तेजी से आते देखकर डर के आंखें बंद कर ली थी, आवाज को सुनते ही उसने एक ही पल में आंखें खोल दी और देखा वही था जिसकी आवाज वो हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी, अरमान, जो कार से बाहर आ चुका था और मुस्कान और सपना को जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। सपना मुस्कान को उठाने की कोशिश कर रही थी और उन दोनों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। शिल्पा को अरमान के गरजने की आवाज सुनाई दी, बीच सड़क पर तुम दोनों क्या कर रही हो? दिमाग बेच खाया है क्या? मुस्कान ने जल्दी से कहा, दोनों नहीं, तीनों। उसके हाथ के इशारे को देखकर अरमान पलटा और शिल्पा की ओर जैसे गिग्गी मच गई। अरमान की जलती हुई आंखें जो उसे ही घूर रही थी। उसने किसी तरह हिम्मत बटोर कर कहा, हम ऑटो ढूंढ रहे थे। अरमान ने उसी आवाज में पूछा, सिद्ध कहाँ है? शिल्पा समझ गई कि अब सिद्ध की खबर लेकर रहेगा वो किसी तरह बोली, वो थोड़ा बिजी, मैंने ही उन्हें जाने को
अरमान ने उसे घूरते हुए कहा, गाड़ी में बैठो तुम सब। शिल्पा और सपना ने मुस्कान को सहारा देते हुए कार की पिछली सीट में बैठे। उन्हें अरमान की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद कभी तुम तीनों मुझे इस सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए, समझी? मुस्कान बड़बड़ाई, धमकी? अरमान शीशे में से उसे देखते हुए पूछा, क्या कर कह रही हो? मुस्कान ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं। मैं क्या कहूँगी, कुछ नहीं। अरमान ने उसी तरह कहा, लड़की हो, लड़कियों की तरह रहना सीखो, समझ गई? मुस्कान अच्छी बच्ची की तरह सिर हिलाई और खिड़की से बाहर देखने लगी, और उसका सूरत देखकर शिल्पा के होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी, जिसमें से अरमान उसे घूर रहा था। शिल्पा ने घबराकर नजरें नीची कर लीं और अपनी मंजिल का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जब शिल्पा फ्रेश होकर आई तो देखा आंटी किचन में काम कर रही थी। शिल्पा को आंटी और मम्मा की हर आदत एक जैसी लगती थी। मम्मा भी जॉब पर जाने से पहले सुबह उठकर सब काम समाप्त करती थी और शिल्पा को अ, कभी कुछ नहीं करने देती थी। और आंटी भी तो यही आदत थी। वह अंदर आई और आंटी के पैर छूते हुए बोली, नमस्ते आंटी। आशा मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, खुश रह मेरी बच्ची। मेरा वो नालायक उठा कि नहीं? शिल्पा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद नहीं। आप उसे उठा दो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आशा उसे प्यार से देखते हुए बोली, तू उसे उठा दे बेटा, यहाँ थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कर लूँगी। शिल्पा ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मैं? आशा मुस्कुराते हुए बोली, तू कहेगी तो एक बार में उठ जाए शायद। मेरी तो सुनता ही नहीं है। जा बेटा, मुझे भी तैयार होकर निकलना है। शिल्पा ने सर हिलाते हुए सिद्ध के कमरे की ओर चली गई, पर कमरे में पैर रखते ही उसकी हिचकिचाहट ने उसे घेर लिया। वह कैसे, क्या कहकर सिद्ध को उठाए? वैसे भी एक जवान लड़के के कमरे में इस तरह उसका आना अनुचित ही है शायद। उसने देखा सिद्ध पैर से सर तक चादर ओढ़कर सो रहा था। उसने धीरे से बुलाया, सिद्ध उठ जाओ। पर सिद्ध तो हिला भी नहीं। वह कुछ हिम्मत करके उसके नजदीक आई और थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारा, सिद्धांत, आंटी बुला रही हैं। कहकर वह जैसे ही जाने को मुड़ी, अचानक सिद्ध ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जिससे वह अपना बैलेंस खो बैठी और बेड पर गिर पड़ी। वह लगभग कांपते हुए स्वर में बोली, क्या कर रहे हो सिद्ध? पर सिद्धांत का उत्तर सुनकर वह चौंक पड़ी। वह क्या कर रहा था? देखो ना शिल्पा, मुझे शायद बुखार है, बहुत ठंड लग रहा है। शिल्पा ने छूकर देखा, उसका बदन तप रहा था। उसने चिंतित स्वर में कहा, मैं आंटी को बुलाती हूँ। पर सिद्ध ने तुरंत कहा, पहले बताओ, तुमने मम्मा को कुछ नहीं बताया है कल के बारे में? शिल्पा ने आश्चर्य से कहा, क्या? सिद्ध, वही कल तुम लोग अरमान के साथ आई, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। शिल्पा ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? सिद्धार्थ ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, वो मेरा बाप अरमान बैठा है ना, उसने मुझे फ़ोन कर बताया और धमकी दी है कि अगर मैंने ऐसा फिर किया तो वो मेरी टांग तोड़ देगा। उसे तो मैं संभाल लूँगा, पर मम्मा को पता चला तो? शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, आंटी को नहीं पता चलेगा। अच्छा, मैं आंटी को भेजती हूँ। सिद्धार्थ को काफ़ी बुखार था और आशा का ऑफिस जाना जरूरी था। शिल्पा सिद्धांत के लिए काफ़ी चिंतित थी, और आशा ने जब उससे कहा कि आज उसे कॉलेज छोड़ देगी तो उसने कहा, आज मैं घर पर रुक जाऊंगी आंटी, सिद्धांत को अगर कुछ ज़रूरत हुई तो? पर आशा ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, आपने जस्ट ज्वाइन ही किया है और ऐसे में कॉलेज न जाना ठीक नहीं है। और वो नालायक तो बीमार पड़ता ही रहता है, मटर गश्ती करेगा तो और क्या होगा। तू चल, मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ और मैं शाम को आते वक्त ले आऊँगी। कॉलेज जाते वक्त आशा आंटी गाड़ी चलाते हुए लगातार बक बक किए जा रही थी और शिल्पा कहीं और खोई हुई थी।
उसे सिद्ध की बहुत चिंता हो रही थी, बुखार कम हुआ कि नहीं, क्या कर रहा होगा अभी, घर में तो कोई नहीं है, अगर कुछ इमरजेंसी ज़रूरत हुई तो क्या करेगा वो। उसे याद आया जब वो बीमार होती थी तो मम्मा और दादी उसके पास एक मिनट के लिए नहीं हटती थी। अचानक उसका ध्यान टूटा आशा की आवाज़ से। अरे अरमान बेटा, कैसा है तू? शिल्पा ने देखा अरमान अपनी बाइक पार्क करके आ रहा था। आंटी नीचे उतर गई थी और अरमान उनके पैर छूने से आशीर्वाद देते हुए कह रही थी, अपनी क्या हालत बना रखी है तूने बेटा, घर क्यों नहीं आता? अपनी आंटी को भूल गया क्या? अरमान एक नज़र सिरपा पर डालते हुए आंटी को देखा और मुस्कराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आशा बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, पर तुम्हारी चिंता खाई जाती है। से पूछती हूँ तो उल्टा ही जवाब देता है नालायक। अरमान बात पलटते हुए पूछा, कहाँ है वो? आप क्यों आई हैं यहाँ? आशा, वो नालायक थोड़ा बीमार है, ठीक हो जाएगा शाम तक। फिर कुछ सोचते हुए बोली, अरमान मेरा एक काम करेगा? अरमान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जी आंटी। आशा, बेटा तू शिल्पा को शाम को घर ड्रॉप कर देगा? अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा, जरूर आंटी, पर मैं बाइक लेकर आया हूँ आज। आशा, ओह, तो तमन्ना को लेकर जाना होगा तुझे? अरमान ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, वो अपने कार से आई है। आशा खुश होते हुए बोली, तो तू शिल्पा को घर छोड़ देगा ना बेटा? अरमान कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आशा बोल पड़ी, ना मत कहना। अरमान कल से सीधी ले जाएगा इसे, बस आज का दिन तू मदद कर दे, अनजान शहर है, मैं इसे अकेली नहीं छोड़ सकती। अरमान ने सिर हिलाया और चला गया। आशा खुश होते हुए बोली, चल शिल्पा, मैं चलती हूँ, आप शाम को अरमान के साथ आ जाना। शिल्पा थोड़ा घबराती हुई, पर आंटी? आशा उसकी तरफ देखती हुई बोली, बेटा अरमान को घर बुलाने का एक ही तरीका था, आप नाराज मत होना। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अरमान के साथ बाइक पर जाना, वो जिस शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। अरमान के साथ बाइक पर जाना, वो जिस बारे में सोच रही थी, आज उसके साथ यही होने जा रहा था। वह मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए सोचने लगी कि इस विपत्ति से कैसे छुटकारा मिल सके। ब्रेक में शिल्पा, मुस्कान और सपना बैठी हुई थी। सपना और मुस्कान जहाँ चप्पड़ चप्पड़ किए जा रही थी, शिल्पा अपने ख्यालों में खोई थी। मुस्कान और सपना इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि कॉलेज में कैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं अपने फ़ायदे के लिए, और लड़के भी मस्ती के लिए दोस्ती करते हैं। अचानक उसका ध्यान गया कि शिल्पा चुपचाप बैठी है। मुस्कान ने दो तीन बार उसका नाम लेकर पुकारा, फिर उसके कान पर जोर से चीखी, शिल्पा। शिल्पा, जो अरमान के साथ जाने का ख्याल से ही कांप रही थी, और भी डर गई और कांपते हुए पूछी, क्या हुआ? मुस्कान ने कहा, क्या हुआ? नहीं लगता है होगा, तू इतना डरी हुई क्यों है? शिल्पा डरी हुई स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सपना उसे ध्यान से देखते हुए कहा, सॉरी यार, तू आज बहुत उदास है, हमने पूछा भी नहीं क्या बात है। मुस्कान उसे छेड़ते हुए बोली, उदास नहीं, किसी की याद में खोई है, शायद सिद्धांत सर के, वो आज कॉलेज नहीं आए हैं ना? शिल्पा जल्दी से बोली, ऐसा नहीं मुस्कान, कुछ भी मत बोल। सपना, तो क्या घर की याद आ रही है? शिल्पा ने नाम में सिर हिलाया। उसने देखा दोनों उसी की ओर देख रहे थे। उसने गला खखाड़ते हुए कहा, वो अरमान। उसने मुस्कान से जल्दी से पूछा, उसने कुछ कहा क्या? माना कि उसने विवेक के हाथों से हमें बचाया, पर कितना रौब झाड़ता है जैसे हम उसके गुलाम हैं। शिल्पा जल्दी से बोली, नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, वो आशा आंटी। सपना, ये आशा आंटी कहाँ से आ गई? शिल्पा झल्ला कर बोली, जब तुम दोनों चुप हो जाओ तो कुछ कहूँ।
मुस्कान और सपना, हाँ तो कहो ना, हम तो कब से चुप बैठे हैं। शिल्पा ने दोनों को बारी बारी से देखा, फिर सब कुछ बताया जो हुआ था। मुस्कान ने उलझन से पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है? शिल्पा, मुझे अरमान के साथ नहीं जाना, वो भी बाइक में। और एक ही पल में मुस्कान और सपना हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। सपना अपनी हंसी रोकते हुए बोली, तू भी ना शिल्पा, लड़कियां अरमान की बाइक पर बैठने के लिए मरती हैं और तू है कि। शिल्पा उसे मारती हुई बोली, मजाक बंद कर, मैं वैसी नहीं हूँ और मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी आज तक। मुस्कान आंख मारती हुई बोली, अच्छा है, अरमान को कसकर पकड़ लेना जानू। पर शिल्पा का उदास चेहरा देखकर उससे उस पर दया आ गई। शायद इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो क्लास खत्म होते ही चुपके से कॉलेज के पीछे वाले गेट से निकलकर ऑटो ले लेंगे और अरमान से पहले ही शिल्पा को घर पहुंचाएंगे। वहाँ वह बहाना बना देंगी कि अरमान उसे मिला ही नहीं। शिल्पा इस आइडिया से ज़्यादा कुछ खुश नहीं थी क्योंकि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था और अरमान से बचने का एक ही तरीका था, इसके उसने मान लिया और चैन की सांस ली। पर जब तीनों अपने इसी प्लान को कामयाब समझ रहे थे और ऑटो में बैठ चुके थे, अचानक अरमान की बाइक से ठीक उनके सामने ऑटो के सामने आ गया और शिल्पा की ओर देखते हुए गुस्से से पूछा, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि तुम तीनों एक साथ हो, वरना मैं कितना परेशान होता कि कहाँ चली गई। मुस्कान बड़बड़ाई, ये तो ऐसे कह रहा है मानो तेरा बॉयफ्रेंड हो या पति हो। अरमान मुस्कान की ओर देखते हुए कहा, मिस मुस्कान, मुझे लगता है तुम्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। जब भी मुझे देखती हो इसी तरह बड़बड़ाती हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। मुस्कान ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अरमान सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अच्छा हुआ आप आ गए। जा शिल्पा, हम कल मिलते हैं, बाय बाय। शिल्पा चुपचाप ऑटो से बाहर आ गई और मुस्कान और सपना चले गए। वह उसी तरह खड़ी रही। अरमान ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या हुआ? शिल्पा ने धीरे से कहा, मैं कभी बाइक पर नहीं चढ़ी। अरमान ने आश्चर्य से उसे घूरा पर फिर संभलते हुए पूछा, कोई बात नहीं, मुझे पकड़ लो, डर नहीं लगेगा। शिल्पा ने घबराई हुई सांसों पर काबू करते हुए किसी तरह बाइक पर चढ़ बैठी और अरमान के शर्ट को हल्के से पकड़ते हुए आंखें बंद कर ली। शिल्पा के स्पर्श को महसूस करते हुए आज बहुत दिनों बाद अरमान के होठों पर मुस्कुरा उठे। जब वे लोग घर पहुंचे तो शिल्पा ने देखा आंटी ऑलरेडी आ चुकी हैं ऑफिस से और किचन में हैं। वह सिद्ध के लिए टेंशन में थी पर अरमान को सिद्ध के कमरे में जाते देखकर वो चुपचाप अपने कमरे में गईं और मन ही मन कुढ़ने लगी कि पता नहीं सिद्ध क्या सोचेगा कि शिल्पा कॉलेज से आकर उसका हालचाल भी पूछने नहीं गई। शायद उसे बुरा लग जाए। पर शिल्पा अरमान के सामने सिद्ध के पास नहीं जा सकती थी और उसे अरमान से पता नहीं क्यों थोड़ा डर लगता था। बाइक पर आते वक्त सारे रास्ते जैसे शिल्पा पुतला बनकर अरमान के पीछे बैठी थी। उसने अरमान के शर्ट को पकड़ रखा था कि गिर न जाए, पर सारे रास्ते बदन में अजीब सी सिरहन होती रही। आज तक इतना पास वह किसी भी लड़के की नहीं गई थी। अरमान यूं तो उससे अच्छे से पेश आता था, पर पता नहीं क्यों उसे सिद्ध के साथ जो आज़ादी महसूस होती थी, अरमान के साथ नहीं। सिद्ध जैसे हर चीज़ में बहुत ही सहज सरल था, पर अरमान के साथ शिल्पा को न जाने कैसी घुटन होती थी। उसे लगता था सिद्ध की नज़र में वह दूसरी लड़कियों जैसी है, पर अरमान की नज़र में वह कोई खास है और अरमान की निगाहों में वह कभी खास नहीं बनना चाहती थी। जब वह फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आई तो देखा आंटी ने आज बहुत सारे पकवान बनाए थे और उसकी खुशबू से सारा घर महक रहा था। आंटी से पता चला कि सिद्ध बार बार फोन कर रहा था, इसलिए आंटी ने आधे दिन में ही छुट्टी ले ली और ऑफिस से आ गई थी।
आंटी कह रही थी, इस नालायक को मैं जितना स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ उतना ही कमज़ोर बनता जाता है। मैं चाहती हूँ वह खुद को संभालना सीख ले। पर वैसे तो लड़कियों की नज़र में रोमियो बनकर घूमता रहता है, पर बीमार पड़े तो मम्मी के सिवा किसी की याद नहीं आती। आशा जब ये सब बातें कह रही थी तो शिल्पा अच्छी तरह महसूस कर सकती थी कि आशा आंटी की आंखों में और बातों में अपने बेटे के लिए कितना प्यार छलक रहा था। आशा आंटी कहे जा रही थी, इस लड़के के लिए मुझे बहुत टेंशन होता है, बहुत ही नाजुक है ये, और इसे ऐसे हमसफ़र की ज़रूरत है जो इसे संभाल सके। और आजकल की लड़कियां तो मानो पंख लगाकर उड़ती रहती हैं, न घर का ख्याल रहता है, न पति का, न बच्चों का। खाना बनाना तो न सीखने की कसम खा ली है। शिल्पा मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा नहीं है आंटी। आशा उसे देखते हुए बोली, ऐसा ही है बेटा, मैं तो रोज अपने ऑफिस में देखती हूँ, इन लोगों के कारनामे सुनती रहती हूँ। सच कहो तो मैं तुझसे मिलने से पहले डर रही थी कि तू कहीं ऐसी ना हो, पर पद्मा ने तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी है। मम्मा का नाम सुनते ही शिल्पा को याद आया कि मम्मा को फ़ोन करना है, इसलिए वह जल्दी से बोली, आंटी मैं मम्मा को फ़ोन कर लेती हूँ। आशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मम्मा से बात करने के बाद इन दोनों को बुला कर लाना। दोनों बात करने बैठेंगे तो टाइम का ख्याल ही नहीं रहेगा इनको। अरमान ने शिव के कमरे में झांक कर देखा तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके, हाँ स्वीटी, नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कल ज़रूर मिलता हूँ जानू, सुनकर अरमान के होंठ मुस्करा उठे। और वह उसे छुपाता हुआ अंदर आया और पूछा, तो बीमार होने का बहाना है? सिद्ध उसे देखते ही मोबाइल रखते हुए कहा, नहीं यार, सचमुच मर रहा हूँ। जब मम्मा ने बताया कि तू शिल्पा को घर पहुँचा देगा तो थोड़ा चैन मिला। अरमान बैठते हुए बोला, तेरी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होगी। चल भला चंगा रहता है, तब कितना फिक्र रहता है शिल्पा का। कल की बात आंटी को बताऊं क्या? सिद्ध सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, मुझे मरवाएगा क्या? मम्मा को पता चला तो तुझे पता है ना, कयामत आ जाएगी। अरमान ने उसे देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, सिद्ध, याद रखना, शिल्पा तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे भरोसे उसे इतने बड़े शहर में उसे छोड़ा है। सिद्ध मासूम सा चेहरा बनाते हुए उत्तर दिया, अरे यार, क्या क्या संभाला है एक अच्छा अकेला सिद्धांत मोदी। तुझे पता है अरमान, आजकल मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कितना नाराज रहती है शिल्पा को मेरे साथ देखकर। उन्हें शक है कि शिल्पा के साथ मेरा कुछ चल रहा है। मैं तो उन लोगों को समझाते समझाते थक गया हूँ। एक तरफ वो और एक तरफ ये आफत की पुड़िया। अरमान उसे एकटक देखता हुआ बोला, शिल्पा कोई आफत की पुड़िया नहीं है, तेरे उनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड से बेहतर है। सिद्ध मुस्कुराता हुआ बोला, तो अरमान तू इसे संभाल लेना। अरमान ने गुस्से से उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब? सिद्ध, अरे नाराज क्यों होता है, मेरा मतलब है कॉलेज ले जाना और घर पहुंचाने की बात। और देख, तू उसके क्लास में ही है, तो दोनों साथ साथ आ जा सकते हैं। अरमान ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सिर्फ तू जानता है मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और शिल्पा भी मेरे साथ बहुत असहज रहती है, मुझसे नहीं होगा। तभी उन्हें आशा की आवाज़ सुनाई दी, क्या नहीं होगा अरमान? अरमान को कोई जवाब नहीं सूझा, पर सिद्ध ने तुरंत कहा, मम्मा, मैं अरमान से कह रहा हूँ कि आज मम्मा ने तेरे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं, सब तेरे पसंद के हैं। तो कह रहा है कि मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं आजकल डाइट पर हूँ। आशा अरमान को आंखें दिखाते हुए बोली, तो तू भी आजकल लड़कियों जैसा डाइट करने लगा है अरमान बेटा, इसलिए इतना दुबला हो गया है। पर मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुझे खाना पड़ेगा। मैं तो कहूँ तू रोज आ जाया कर और आंटी के हाथों का बना रूखा सूखा खाया कर।
वैसे ये नालायक तो घर पर रहता नहीं, पता नहीं रोज कितनी लड़कियों को डेट करता है और रेस्टोरेंट में चक्कर लगाता रहता है। सिद्ध मासूम सा मुंह बनाते हुए बोला, बीमार बच्चे के बारे में ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता मम्मा। चलिए आज मैं आपकी शिकायत दूर कर देता हूँ। आज मैं भरपेट खाऊंगा। आशा उसे घूरते हुए बोली, कोई चांस नहीं। आज तेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनी है, तू वही खाएगा। इतना सुनते ही अरमान मुस्करा पड़ा। आज उसे लग रहा था कि इस माँ बेटे की नोक-झोंक को बहुत मिस कर रहा है। तो ये था कहानी का भाग 4। आपको कैसा लगा सुन के प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।